ये सब समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। हम्म। ए और बी तो आया था मतलब हाफ ईयरली में। कौन सा? पार्ट ए और पार्ट बी, अच्छा। सी डी और ई है जो मेरा हम खुद से पढ़े थे, पर मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था। और न्यूटन्स लॉ कौन से पार्ट में है? न्यूटन फर्स्ट लॉ पार्ट बी में है, सेकंड लॉ नहीं हुआ था, पार्ट सेकेंड सी लॉ में। में। अच्छा। और जो, अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन है स्ट्रेट लाइन के, वो है इसमें? हाँ है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो है हाँ पार्ट सी में है क्या वो? शायद हाँ। पार्ट सी से आप बोल रहे हो ना? हाँ मेरे को पार्ट सी डी और ई में थोड़ा डाउट था। अच्छा। डी में तो उतना नहीं है, पर सी और ई में। हाँ बस सी और ई में डाउट है। सी और ई ना। हम्म। ये इनर्शिया, अच्छा इनर्शिया तो बी, बी में आ गया ना, ये तो बी है। हाँ। इसमें 3.5 मास एंड इनर्शिया, ये बी, ये किस में है इसमें पता नहीं चल रहा। हाँ सी तो यहाँ से है। बी में है। हाँ, सी यहाँ हाँ। से है। लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ से शुरू करें। हम्म। ठीक। तो इसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तो आपने देखा, जो इनर्शिया से रिलेटेड है। जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, उसका टेंडेंसी रेस्ट में रहने का है। और जो मोशन में है हम्म। उसका टेंडेंसी मोशन में रहने का है। ठीक है। हम्म। और हम्म। जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया। क्योंकि ज़्यादा मास है तो वो जल्दी मूव नहीं करना चाहेगा ना। जैसे हम्म। हाथी हाथी बैठा हुआ है, उसको 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 उठाना ज़्यादा मुश्किल है। और छोटा सा कैट है, बिल्ली है, उसको उठाना थोड़ा आसान है। हाँ, हाथी से जितना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मास हम्म। का डिफरेंस है ना। हम्म। ठीक है। अब मोमेंटम एक कंसेप्ट है। जैसे जैसे समझ लीजिए, एक ट्रेन मूव मूव कर रहा है। ठीक है। ट्रैक ट्रैक ठीक पे। है। और हाँ। उसी ट्रैक पे कोई आदमी मूव कर रहा है। ठीक ठीक है, और दोनों का स्पीड सेम है। हम्म। तो आप बताइए, अ, किस जब कोई टकराएगा ट्रेन से, और जब कोई टकराएगा उस आदमी से, तो किसमें ज़्यादा फोर्स के साथ टकराएगा? वो ट्रेन या आदमी के साथ? दोनों का स्पीड सेम है। अम, मतलब टकराने पे तो किसको ज़्यादा इफेक्ट होगा, उस ट्रेन के टकराने से या आदमी के टकराने से? ट्रेन के, हाँ, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। हाँ, वेलोसिटी सेम है दोनों का, ट्रेन का और आदमी का, लेकिन चूंकि ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा किसी के कोलाइड करने से। ठीक है। मतलब वो ज़्यादा हम्म। अपना फोर्स ट्रांसफर करेगा। किसी के टकराने से एक्चुअली फोर्स ट्रांसफर होता है। तो इसी को मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम मतलब कितना उसका कैपेबिलिटी है फोर्स को ट्रांसफर करने का। या फिर अच्छा। अगर उसको रोकना हो, अगर ट्रेन को हम्म। रोकना हो, तो अगर ज़्यादा ज़्यादा उसका मास है, और वेलोसिटी मान लीजिए सेम है, ट्रेन का और मैन का स्पीड सेम सेम है, तो किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, ट्रेन को या मैन को? ट्रेन को। हाँ, क्योंकि ट्रेन का मास ज़्यादा है, पर स्पीड तो सेम सेम ही था। पर चूंकि हम्म। मास ज़्यादा है, इसलिए उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। यानी कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है मोमेंटम का, जो कि कॉम्बिनेशन होता है मास और वेलोसिटी का। अब मान लीजिए
मास सेम है, दो दो आदमी का मास सेम है, दोनों भाग रहे हैं, पर एक तेजी से भाग रहा है और एक थोड़ा धीरे भाग रहा है। तो तो किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए? जो तेज भाग रहा है। हाँ, जो तेज तेज भाग रहा है, मास दोनों का सेम है, पर जो ज्यादा तेज भाग रहा है उसको रोकने के हम्म। लिए ज्यादा फोर्स चाहिए ना। हम्म। यानी कि फोर्स किसमें ज्यादा, मतलब कि फोर्स फोर्स से भी समझ सकते हैं, या फिर मोमेंटम के बाद ही फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। पहले मोमेंटम आता है, फिर फोर्स फोर्स आता है। तो मोमेंटम है क्या? मोमेंटम है फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इन ए डेफिनिट टाइम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है। तो जैसे हम्म। ट्रेन ट्रेन को रोकना था, तो उसका मास ज़्यादा है, और इस मास और स्पीड का कॉम्बिनेशन के अनुसार जो है ट्रेन को फोर्स देना होगा उसको रोकने के लिए। तो मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन होता है। ज़्यादा मास तो ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा मोमेंटम। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि ट्रेन का मोमेंटम ज़्यादा है। अगर उसका स्पीड ज़्यादा है तो बोल सकते हैं ट्रेन का मोमेंटम ज़्यादा है। अगर स्पीड कम कम हो गया तो बोल सकते हैं ट्रेन का मोमेंटम कम कम हो गया। मास तो सेम है दोनों के। और आदमी हम्म। से भी कंपैरिजन के अनुसार बोल सकते हैं। आदमी को रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए, ट्रेन को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि मोमेंटम बस वो होता है कि किसी चीज को मतलब स्टॉप करने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए। हाँ, किसी भी अच्छा। कोई मूविंग बॉडी है उसको रोकना है, तो उसको हम्म। रोकने के लिए अगर ज़्यादा फोर्स चाहिए यानी कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है, अगर कम फोर्स चाहिए तो मोमेंटम कम है। और और वो जो मोमेंटम डिफाइन होता है वो होता है मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे है लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। Force needed to stop a moving body in a definite time depends both on mass and the body and mass of the body and its velocity. अब मोमेंटम तो पता चल गया, मास और वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड। किलोग्राम होना चाहिए। किलोग्राम वो मीटर पर सेकंड। हाँ, मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मास इंटू मीटर पर सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। अब फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स होता क्या है एक्चुअली। तो फोर्स आपने पहले से क्या पढ़ रखा है डेफिनेशन में फोर्स का? फोर्स बहुत कुछ होता है। फोर्स नीडेड टू स्टॉप मूविंग बॉडी या फिर मोशन लाने में। नहीं, फोर्स का आपने बेसिक डेफिनेशन एक पढ़ रखा होगा। डेफिनेशन 6 जैसे 7 में पढ़ा हो। जैसे किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल पुल कर रहे हैं और उसका इफेक्ट वो हो रहा है ना? ये हाँ। पढ़ा आपने? The force is needed to push or pull or stretch or squeeze a body. ऐसा। हाँ, पुश और पुल, और उसके बाद उसका पोजीशन चेंज हो रहा है हाँ। तो उसको फोर्स कहते हैं, है ना? हाँ। अब फोर्स वो तो आपने एलिमेंट्री में पढ़ लिया बेसिक के लिए। हम्म। पर यहाँ पे फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मोमेंटम जो है, अब मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है मोमेंटम चेंज होने में,
उसको फोर्स बोलते हैं। फोर्स को डिफाइन करते हैं मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मतलब चेंज इन मोमेंटम जो होता है वही फोर्स फोर्स होता है। जैसे अच्छा। हमें ट्रेन को रोकना था, तो मोमेंटम पहले कुछ होगा मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब रोकना है तो उसका स्पीड जीरो करना है ना, हम्म। तो मोमेंटम में चेंज चेंज आ गया ना। पहले मोमेंटम एम भी था, अब वेलोसिटी जीरो हो गया, स्पीड जीरो हो गया ट्रेन का, तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो हम्म। जब जब मोमेंटम में चेंज करना हो तब तक हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। चेंज इन मोमेंटम को ही फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा। चेंज इन हम्म। मोमेंटम और कितना टाइम में उसको चेंज करना है। जैसे अगर कार कार के पास कोई आ गया, अचानक कोई आ गया कार के आगे, तो हमें बहुत कम टाइम में कार को रोकना होता है ना। ये जब इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो कोई आ गया सामने, हम्म। तो उसमें उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रेक ब्रेक पावर ज़्यादा रहना पड़ेगा। पावर ब्रेक एक होता है कार कार में, उससे जो है कार जो है जहाँ होता है वह वहीं पर रुक जाता है, वो आगे नहीं जाता है। वो पावर ब्रेक बोलता है। यानी कि बहुत कम टाइम में जो उसका वेलोसिटी जीरो हो गया कार का स्पीड, तो इसलिए उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि टाइम कम है। तो हम्म। व्हाइट बोर्ड पे शेयर करके लिखते हैं। जैसे मैंने भी बताया मोमेंटम, मैंने बताया मोमेंटम को पी से लिखते हैं, स्मॉल पी। मास इंटू वेलोसिटी इसका प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। अब चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी लिखते हैं उसको। डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। स्मॉल ट्रायंगल उसको डेल्टा बोलते हैं। वो होता है पी, तो एम भी था, यानी कि एम भी में जो चेंज है वही मोमेंटम में चेंज चेंज है। हम्म। अब फोर्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, और कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। यानी कितना टाइम लग रहा है इस मोमेंटम को चेंज होने में। टाइम भी इफेक्ट में आता है फोर्स के लिए, वहाँ टाइम भी आता है। टाइम को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, टाइम को भूलना नहीं है। बस चेंज इन मोमेंटम फोर्स नहीं है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स है। टाइम को भी कंसीडर करते हैं फोर्स में। अब मैंने बताया टाइम का क्या इफेक्ट होता है। जैसे जैसे कार मूव कर रहा है, ठीक है। हम्म। अब जैसे कोई सामने से आ गया, अब वैसे ही इसको रोकना है। अब आगे नहीं जा सकता है, यानी कि टाइम टाइम बहुत कम है इसको रोकने के लिए। अभी इसका स्पीड हम्म। भी है, ठीक है। अब जब रुक रुक हम्म। रुक जाएगा यानी कि भी जीरो करना है उसको। अब मास तो सेम है, रुकने के पहले रुकने के बाद मास तो सेम ही है। हम्म। यानी कि अगर चेंज इन मोमेंटम देखा जाए तो कितना आ जाएगा। फाइनल चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की बात की जाए वो होता है हम्म। डेल्टा पी पहले का, डेल्टा पी फाइनल माइनस डेल्टा पी इनिशियल, ठीक है। ठीक है। पहले का हम्म। माइनस बाद वाला, बाद फाइनल माइनस इनिशियल, तब तभी तो वो चेंज पता चलेगा ना। हम्म। अब बाद वाला कितना हो गया, बाद में मोमेंटम कितना हो गया ब्रेक लगने के बाद। जीरो। जीरो हो गया क्योंकि स्पीड जीरो हो गया, हम्म। ठीक है। इसको मिटाना था, ठीक है। तो ये तो स्पीड जीरो हो गया माइनस डेल्टा पी इनिशियल, वो मास और वेलोसिटी जो उसका था वो रहा होगा। माइनस का मतलब इसमें जिस डायरेक्शन में चल रहा है, हाँ। माइनस का मतलब क्या है, मोमेंटम इसमें कम हो रहा है, हम्म। ठीक है। माइनस हाँ। का मतलब मोमेंटम कम हो रहा है। और
और फोर्स फोर्स अगर माइनस आ रहा है तो उसका क्या मतलब है वो बताते हैं। अभी अभी तो फोर्स इसके बाद बताते हैं। और फोर्स क्या था, कितना टाइम टाइम लग रहा है मोमेंटम चेंज होने में। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कार को रोकने के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा है, जैसे ट्रेन को रोका जाता है, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे आने के पहले ही उसका स्पीड कम होने लगता है। यानी कि वहाँ हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, पहले से पता है कि वहाँ रुकना है, तो हम लोग बहुत पहले से ही फोर्स अप्लाई मतलब ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो वहाँ कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है ना मोमेंटम चेंज होने में। जो ट्रेन का स्पीड जीरो जब हुआ हम्म और जब ट्रेन चल ही रहा था अपना फुल स्पीड से और प्लेटफॉर्म से बहुत दूर था, तो बहुत टाइम है ना, टाइम लैप्स बहुत ज़्यादा है। यानी कि उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा ट्रेन को रोकने में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है रोकने। टाइम जो है मोमेंटम जीरो होने में जो टाइम लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर सपोज ट्रेन के सामने ही कोई आ गया और वैसे ही ट्रेन रुक गया, तब तब तो बहुत कम टाइम में उसका स्पीड जीरो हो गया ना। हम्म यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया होगा ट्रेन को रोकने के लिए, और बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया तो उतना वो फोर्स झेल नहीं पाता है। मतलब अचानक से अपने उसका तो इनर्शिया भी है ना, तो इसलिए वो जो है मतलब ऐसा मतलब वो नहीं करते हैं कि अचानक से ट्रेन को नहीं रोका जाता है, कोई सामने आता है, क्योंकि ट्रेन फिर वो ऑफ 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 ट्रैक फिर हो जाएगा। लेकिन कार का तो मास उतना नहीं है, ट्रेन जितना हाँ तो नहीं है। कार को तो रोक सकते हैं अचानक से, और उसका हम्म स्पीड ट्रेन ट्रेन जितना भी नहीं होता है कार का यूजुअली। तो इसलिए कार को अगर रोका जाएगा अचानक से, जैसे कोई सामने आता है, तो उसके लिए पावर ब्रेक अप्लाई किया जाता है। पावर ब्रेक में बहुत ज़्यादा फोर्स से वो टायर टायर पे बहुत ज़्यादा फोर्स वो लगाता है पावर ब्रेक, जिससे कि टायर रुक रुक जाता है, रिवॉल्व नहीं करता है। इसको पावर ब्रेक बोलते हैं। तो पावर ब्रेक के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स, मतलब पावर ब्रेक में बहुत ज़्यादा पावर होता है, या यानी कि फोर्स बहुत ज़्यादा फोर्स को देता है यहाँ पे रुकने के लिए। तो बहुत ज़्यादा फोर्स क्यों, क्योंकि टाइम बहुत कम है रोकने के लिए। उसका मोमेंटम जीरो हम्म करने के लिए बहुत कम टाइम है अपने पास। ज़्यादा टाइम लेंगे तो ये टकरा जाएगा आदमी से। यानी कि फोर्स ज़्यादा कब होगा, जब हमारे पास टाइम बहुत कम है मोमेंटम हाँ जीरो करने के लिए, बॉडी को रोकने के लिए, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, ये समझ में आया हाँ समझ गए। फोर्स का कंसेप्ट। आगे समझ। अब ये जो है यहाँ चेंज इन एम इंटू वी है, ये चेंज इन मोमेंटम। यानी कि ये क्या हो जाएगा अगर इसको अच्छे से लिखें, और तो ये हो जाएगा एम भी बाद वाला माइनस एम भी पहले वाला। ठीक ठीक है। हम्म और टाइम तो है ही नीचे में टाइम तो है ही, वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो फाइनल तो जीरो है। अब सपोज यहाँ पे जीरो जीरो वाला केस लेके नहीं चलते हैं। मान मान लेते हैं स्पीड कम ही करना है, जीरो नहीं करना है, कम कम करना है, या स्पीड बाहर आना है। स्पीड बढ़ाना भी तो होता है। हाँ मोमेंटम मोमेंटम चेंज करने का मतलब यही नहीं है कि बस रोकना ही है, स्पीड ज़्यादा भी करना होता है। तो ज़्यादा करने के लिए हम्म भी फोर्स अप्लाई करना होगा। ट्रेन का स्पीड बाहर आना है तो उसके लिए भी ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा ना, इंजन को ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। तो हम्म तो ये वी एम वी एफ है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। ठीक है। अब ठीक है स्पीड ज़्यादा कम करने की बात कर रहे हैं, मास तो वही है। ठीक है, मास तो वही ठीक है है। ट्रेन का या कार का, स्पीड बस ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो हम्म मास मास तो वही है, अगर तो इसको मास को बाहर ले सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। हम्म। लिख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि मास तो वही है, बस वेलोसिटी चेंज चेंज हो रहा है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को ही चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसको डेल्टा टी लिखते हैं। डेल्टा वी लिखते हैं, डेल्टा वी मतलब चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इसको डेल्टा टी एक्चुअली लिखते हैं। डेल्टा टी का मतलब ड्यूरेशन, टाइम चेंज का इन टाइम। ड्यूरेशन, कितना टाइम लग रहा है वो मोमेंटम चेंज होने में। तो ये हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है क्या? क्या? टाइम भी चेंज हो रहा है? नहीं, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। टाइम तो मतलब कितना टाइम तो चेंज हो ही रहा है ना, मतलब टाइम तो अपना चल ही रहा है ना। जब मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करके, तो जितना टाइम में उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वो ड्यूरेशन को ही डेल्टा टी बोल रहे हैं। डेल्टा टी अच्छा वही है ठीक है। जो जो यहाँ डेल्टा टी था, वही यहाँ डेल्टा टी है, वही यहाँ डेल्टा टी है। डेल्टा टी मतलब वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या क्या बोलते हैं? ये मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जैसे आपने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, वेलोसिटी पढ़ा होगा, स्पीड पढ़ा पढ़ा होगा, तो उसके बाद एक और हम्म। टर्म आता है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को ही एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी अच्छा, कि वो चेंज इन वेलोसिटी बाय विद टाइम। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी और कितना टाइम लग विद रहा है टाइम। वेलोसिटी चेंज होने में, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलते हैं इसको। मतलब ड्यूरे कितने कितने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो वो एम ए हो जाएगा। हाँ, ये एम ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था? लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? फोर्स। हाँ, फोर्स था। तो न्यूटन सेकेंड लॉ यही है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अभी, एक्सेलरेशन क्या होता है इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने बताया, चेंज इन वेलोसिटी और कितना टाइम लग रहा है वेलोसिटी चेंज होने में। ठीक है, तो अगर कार कार का स्पीड कम टाइम में ही ज़्यादा करना है, मतलब कार का स्पीड बढ़ाना है, सपोज, ठीक ठीक है, और बहुत जल्दी बढ़ाना है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा देना पड़ेगा कार को या कम? ज्यादा। हाँ, क्योंकि बहुत बहुत जल्दी उसका स्पीड बढ़ाना है और थोड़ा टाइम हम्म। लेकर बढ़ाना है धीरे धीरे, तो एक्सेलरेशन कम देना पड़ेगा, मतलब कंपैरिजन में उससे कम देना हम्म। पड़ेगा। ठीक है, अब उसी हम्म। तरह से रोकने के लिए, स्पीड कम करने के लिए भी है, बहुत जल्दी स्पीड कम 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 करना है, तो एक्सेलरेशन, स्पीड कम करने को डिसलेरेशन बोलते हैं। ठीक 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 है। रिटार्डेशन ना। हाँ, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। जैसे स्पीड अगर कम हो रहा है, डेल्टा वी, स्पीड का मतलब डेल्टा वी नेगेटिव है ना, स्पीड का मतलब डेल्टा वी नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, वेलोसिटी डेल्टा वी, तो फाइनल कम है और इनिशियल ज़्यादा है, तो माइनस में आएगा वो। तो डेल्टा वी अगर नेगेटिव है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। यदि डेल्टा वी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। डेल्टा वी अगर नेगेटिव है हम्म। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। हाँ, डेल्टा वी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हम्म। तो एक्सेलरेशन तो डेल्टा वी पे ही, डेल्टा वी पे ही वो डिपेंड कर रहा है ना, डेल्टा वी पॉजिटिव है या हम्म। नेगेटिव। अब डेल्टा वी नेगेटिव है, मतलब अगर स्पीड कम कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, और डेल्टा वी हम्म। पॉजिटिव है तो उसको तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी अगर वेलोसिटी बढ़ रहा हो तो। हाँ, समझ गया। ठीक है,
आगे क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाने के लिए हर समय कांस्टेंट लेना पड़ता है। क्या? प्रोपोर्शन वाला अगर साइन हटाना है तो हर समय कांस्टेंट लेना पड़ता है। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ता है, जैसे वहाँ पे ले रहे थे ना हम लोग गैस गैस लॉज में। हम्म। यहाँ पे कहाँ है प्रोपोर्शनैलिटी? यहाँ 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 पे कहाँ है? Force is proportional to mass into a acceleration. अच्छा अच्छा, हाँ, F इक्वल टू के इंटू एम इंटू एन, हाँ। ठीक है, ये तो रेट ऑफ चेंज तो बता ही दिया। चेंज इन वेलोसिटी हम्म। अपन टाइम तो बता ही दिया। ये हो ही गया। ठीक है, ग्राफ किस चीज़ का है ये? न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है कि a force changes the state of motion of body when it applies on earth. It means that the force produces acceleration in the body. That is, force is the cause of acceleration. तो न्यूटन सेकंड लॉ यही है, एफ इक्वल टू एम ही है, सी न्यूटन सेकंड लॉ। या न्यूटन सेकंड लॉ बोल सकते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स का डेफिनेशन ही है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि इसका बेसिक अगर डेफिनेशन देखा जाए, मास कांस्टेंट था तब ना हमने मास को बाहर नहीं निकाल दिया, तब ये डेल वी बाई डेल टी एक्सेलरेशन आ गया। और अगर मास कांस्टेंट नहीं है, अगर जनरली देखा जाए तो ये क्या है, डेल्टा एम वी बाई टी है। हम्म। तो डेल्टा एम वी बाई टी मतलब मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट, मतलब टाइम, कितना टाइम लगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं इसको, जैसे करंट को बोलते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्यू बाई टी। हाँ। तो उसी तरह से फोर्स को बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है और कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ इसको याद कर लीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है न्यूटन सेकंड लॉ। हम्म। अब जैसे कि फिर ये वाला पार्ट तो फिर हो गया। वो जो है ग्राफ, वो बता देते हैं ग्राफ में क्या है। ठीक है। ग्राफ में कुछ नहीं है, वो बस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन जो आ रहा था ना, हम्म। उसी का ग्राफ है ये। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, दो दो केस है यहाँ पे लग रहा है, एक्सेलरेशन बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। हाँ, तो तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन उसमें आएगा। ये तो पता चल ही रहा हम्म। है कि जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका स्पीड बढ़ेगा, हाँ। और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो टाइम भी कम कम लगेगा। यानी कि अगर स्पीड बढ़ाना हो तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर स्पीड कम करना हो तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो, अगर स्पीड कम कम करना हो और ज़्यादा फोर्स लगा दिया हमने तो फिर भी बोल बढ़ेगा। सकते हैं कि उसका रिटार्डेशन ज़्यादा है। मेरे को समझ नहीं आया। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका स्पीड कम कम हो रहा है, मतलब बोल सकते हैं अच्छा कि अच्छा। रिटार्डेशन ज़्यादा है उसका। हाँ। ठीक है, यानी कि रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है। हाँ। रिटार्डेशन को भी एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, बस वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। उसका स्पीड कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो कम हो रहा है, तो उसको भी नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो भी होगा वो फोर्स जितना अप्लाई किया जाएगा उसी के प्रोपोर्शनल ही होगा। वो ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा एक्सेलरेशन,
और हाँ, कम 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 हो रहा है तो जो ज़्यादा फोर्स, तो नेगेटिव में ज़्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है। ठीक है। नेगेटिव में ज़्यादा एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन ज़्यादा होगा, मतलब बहुत जल्दी स्पीड कम होगा उसका। ठीक है। तो उसी का ग्राफ है ये, जैसे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। हाँ, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं। अब हमें तो ये कांस्टेंट पता है क्या है। हम्म। कांस्टेंट ये क्या है? कांस्टेंट क्या है? 1। हाँ, फोर्स को एक्स एक्स डायरेक्शन पे कर रहा है और एक्सेलरेशन को वाई डायरेक्शन पे। ठीक है। ये क्या है? के जो कांस्टेंट है वो एम होगा या 1/m? कांस्टेंट जो होगा वो m होगा। जो भी हाँ। होगा, एम या 1/m, वो तो कांस्टेंट ही है, तो ग्राफ तो वही आएगा। मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना, कांस्टेंट से वो स्ट्रेट लाइन से कर्व तो नहीं बन जाएगा। तो अगर हम्म। ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ये इसको वाई पे, वाई एक्सिस पे, इसको एक्स एक्सिस पे फोर्स है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है। तो y इक्वल टू के एक्स का ग्राफ मैंने बताया था ना, ये y हो गया, ये k हो गया, x हो गया f। y इक्वल टू के एक्स का ग्राफ मैंने बताया था, y एक्स जी जीरो तो y भी जीरो, x2 y2 x मतलब ये स्ट्रेट लाइन होता है। y इक्वल टू के एक्स का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। ठीक है। तो एक एक ए इक्वल टू के इंटू एफ जो है, ये वाई इक्वल टू के एक्स ही, के इंटू एक्स एक्स ही है, तो ये स्ट्रेट लाइन ये आएगा। और के का वैल्यू 1, यहाँ पे 1/m ये है, क्योंकि एफ इक्वल टू ए में था ना, हम्म। तो यहाँ पे के इक्वल टू 1/m है। इस वाले ग्राफ में के कांस्टेंट जो है, जो 1/m है। एम कांस्टेंट है तो 1/m भी तो कांस्टेंट ही है। हाँ। 1/m का मतलब अगर एक्सेलरेशन, अगर मास ज़्यादा है, मास अगर ज़्यादा है, मास ठीक है। ज़्यादा है और हम्म। उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन कम कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो समझ समझ में भी आ रहा है। ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है और उतना ही हाँ। फोर्स दे अगर, तो कार को उतना ही फोर्स दे और ट्रेन को उतना ही फोर्स दे, तो किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा, कार में या इसमें, ट्रेन में? कार में। कार में ज़्यादा मिलेगा, हाँ, क्योंकि कार का मास कम है। हम्म। ठीक है, यही है, ये वाला ग्राफ तो यही था। द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन एक्सेलरेशन इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो फिर वो यही मतलब मास वाई एक्स वाले इंटू में। एक्स और वाई पे कर दिया है, सेम सेम ही है इसमें, कुछ खास हाँ, नहीं। तो फिर उसमें उसमें के 1/a होगा। हाँ, इसमें जो था k इक्वल टू 1/m था, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे थे कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन को हम लोग कंसिडर कर रहे थे, हमारा मेन एक्सेलरेशन था। पर सेकेंड वाले ग्राफ में हमारा मेन फोर्स है। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अगर कितना फोर्स चाहिए
एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो मास के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ आता हूँ आता हूँ। ठीक। हेलो। हाँ, यहाँ से कल 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 से करें अब? हेलो। कल से करते हैं अब, ये वाला, इसके आगे से। ठीक है ना? यहाँ से कल से करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसके आगे से कल कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है। ठीक ठीक है ना? हम्म। 8 to 9 करते हैं कल, या ओके। पहले करना है तो बता दीजिएगा। 8 to 9 ही ठीक है। ठीक है। थैंक यू।